हम लोग इस वीडियो में दिल्ली सल्तनत से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है मैंने उसको एकदम शॉर्ट में लिख लिया है। ये फाइनल रिवीजन के तौर पर वीडियो शॉर्ट ही होगा, लेकिन यह 1206 से लेकर 1526 के बीच में जो भी घटनाएं हुई हैं 320 सालों की, वो सारा का सारा जो है रिवीजन हो जाएगा हम लोगों का। शुरुआत करते हैं। क्योंकि दिल्ली सल्तनत की फॉर्मेशन जो है वो मुस्लिम लोगों के द्वारा हुई है, तो हम लोग देखेंगे कि इंडिया में किस तरह से मुस्लिम इन्वेजन होता है। सबसे पहला है 712 का साल, जब सिंध पर मोहम्मद बिन कासिम जो अरब का निवासी था वो आक्रमण करता है और सिंध को विजय कर लेता है। क्योंकि जैसे देखिए हमारे भारत में जैसे बंगाली होते हैं, एक तरह का वो समुदाय है, बिहारी होते हैं, मद्रासी होते हैं, उसी तरह से जब मुस्लिम लोगों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे तो देखेंगे कि वो अरब का है या टर्किश है या अफ़गान है। जैसे बंगाली का अपना एक कल्चर होता है, बिहारी का एक अपना कल्चर होता है, मद्रासी का अपना एक कल्चर होता है, उसी तरह से इन लोगों की भी पहचान जो है इनके कल्चर यानी कि पूरे इनके खाने रहने पीने उन सब के ढंग से हम लोग इसको पहचानते हैं कि ये अरब है, ये अफ़गान है, ये टर्क है। तो ये बार बार जब हम लोग मुस्लिम समुदाय की बात करेंगे तो अरब, टर्क जिसको कि टर्किश भी कहते हैं, और अफ़गान, ये तीन शब्द हम लोगों को देखेंगे। तो सबसे पहला जो मुस्लिम आक्रमण था वो अरब के द्वारा किया गया था, मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। फर्स्ट टर्क इन्वेजन जो है महमूद गजनी ने 998 से लेकर 1030 तक लगभग 17 बार जो है ये आक्रमण किया था भारत पर। और इसका जो मेन आक्रमण था वो था सोमनाथ का टेम्पल जो गुजरात में है, जिसको कि इसने डिस्ट्रॉय कर दिया था 1025 में। सेकेंड टर्क जो है वो मोहम्मद गौरी था, जो कि 1175 से लेकर 1206 तक यहाँ पर अटैक करता रहा, और इसे ही मुस्लिम रूल का फाउंडर कहा जाता है इंडिया में। क्योंकि इससे पहले जैसे कि गजनी था, ये आक्रमण करता था और यहाँ से लूट कर लेकर चला जाता था, लेकिन मोहम्मद गौरी जो है, जो इसने क्षेत्र को जीता वहाँ पर अपने स्लेव को रखना स्टार्ट कर दिया, इसीलिए इसको हम लोग फाउंडर ऑफ मुस्लिम रूल इन इंडिया कहते हैं। मोहम्मद गौरी ने 3 लड़ाइयाँ महत्वपूर्ण लड़ी। पहला था 1191 का फर्स्ट बैटल तराइन, जिसमें पृथ्वीराज चौहान और गौरी के बीच में हुई थी, इसमें गौरी हार गया था। और सेकेंड बैटल ऑफ तराइन जो है गौरी जीत जाता है, यह भी पृथ्वीराज चौहान के बीच में होता है। पृथ्वीराज चौहान से सबसे बड़ी भारी भूल उसको हम लोग कर सकते हैं फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन में हुआ, जिसमें कि गौरी को इन्होंने छोड़ दिया था और फिर पूरा का पूरा सिस्टम ही चेंज हो गया। खैर ये इतिहास की बात है, तो हमें जैसा है वैसा एक्सेप्ट करना चाहिए। फिर इसने 1194 में बैटल ऑफ चंदावर लड़ता है, जयचंद और गौरी के बीच में होती है। यहाँ पर जयचंद को गौरी मारकर जीत जाता है। ये वही जयचंद है जिसको कि हम लोग कहते हैं ना, जो कि सबसे धूर्त इंसान होता है, जिसने कि गौरी को पहले मदद किया था यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान के अपोजिट में। जैसे कि जाफर जो था बैटल ऑफ प्लासी में 1757 में लॉर्ड क्लाइव का साथ दिया था, इसीलिए जाफर को हम लोग जैकल ऑफ क्लाइव कहते हैं। तो उसी तरह से जयचंद को हम लोग जैकल ऑफ गौरी कहेंगे, अर्थात कि गौरी का सियार, क्योंकि इसने बहुत बड़ा धोखा दिया था पृथ्वीराज चौहान के लिए। इसीलिए हम लोग बार बार जो खराब या बदमाश आदमी होता है, जो हमारा हानि सोचता है, उसको जयचंद के नाम से हम लोग डिनोट करते हैं। तो अब मेरे ख्याल से पूरे भारत में दूसरा जयचंद कोई नहीं हुआ होगा, मतलब उसका नाम कोई भी आदमी नहीं रखता है, यानी कि केवल इकलौता ये जयचंद जो कि 1194 में भारत से मारा गया था। तो ये हम लोगों को जानना है 1191, 92 और 94। अब स्लेव डायनेस्टी की फॉर्मेशन हो जाती है 1206 में। 1206 में गौरी की मौत हो जाती है, तो गौरी का जो स्लेव है कुतुबुद्दीन ऐबक, उसने स्लेव डायनेस्टी की स्थापना की और ये लाहौर में किया था, लाहौर जो आज पाकिस्तान में है। और कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श कहते हैं। इसकी मृत्यु 1210 में चौगन खेलते समय हो गई थी। चौगन एक तरह का पोलो है जो कि घोड़े पर बैठकर खेला जाता है, तो घोड़े से गिरने से इसकी मौत हो गई कुतुबुद्दीन ऐबक की। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2 मॉस्क बनाए, पहला दिल्ली में कुवैत उल इस्लाम और दूसरा अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के याद में इसने कुतुब मीनार का निर्माण करवाना स्टार्ट किया। तो कुतुब मीनार से 3 लोग जुड़े हुए हैं, एक ऐबक जो कि स्टार्ट करवाया, दूसरा इल्तुतमिश जो कि कंप्लीट करवाया, और तीसरा जो है फिरोज शाह तुगलक भी था। इसने अपने शासनकाल में इसमें चौथी और 5वीं मंजिल को जोड़ा। एक्चुअली क्या था कि फिर जो कंप्लीट था इल्तुतमिश के समय में 4थी मंजिल तक था, लेकिन बिजली गिरने से 4थी मंजिल को क्षति हो गया, तो फिर फिरोज शाह तुगलक ने 4थी और 5वीं मंजिल उसमें जोड़ दी। तो अब जो है कुतुब मीनार 5 मंजिला इमारत है। ये हो गया। नेक्स्ट अब हम लोग आते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक का टाइम खत्म हो गया, अब शमसुद्दीन इल्तुतमिश आता है। ये 1211 से 36 के बीच में रहता है। आराम बख्श को यह मारकर गद्दी पर बैठा था, अर्थात कि जो सेकेंड रूलर था वो आराम बख्श था। इसने कैपिटल लाहौर को दिल्ली से ले आया और जो स्लेव डायनेस्टी का
रियल फाउंडर है वो इल्तुतमिश को ही माना जाता है, क्योंकि इसने जो है अब लाहौर से अपनी कैपिटल दिल्ली में परमानेंट कर ली। इसे स्लेव का स्लेव कहा जाता है, क्योंकि इल्तुतमिश जो है यह कुतुबुद्दीन ऐबक का स्लेव है और खुद ऐबक जो था वो गौरी का स्लेव था, इसीलिए इल्तुतमिश को स्लेव ऑफ स्लेव कहा जाता है। और इल्तुतमिश जो है ऐबक का दामाद भी था, अर्थात कि ऐबक ने अपनी बेटी की शादी इल्तुतमिश से ही की थी। चंगेज खान जो मंगोल था इसी के समय में आक्रमण करना चाहता था भारत पर, लेकिन इल्तुतमिश ने बचा लिया था, क्योंकि जो चंगेज खान का दुश्मन था ख्वारिज़म शाह, यह शेल्टर लेने के लिए कहा इल्तुतमिश के पास, लेकिन शेल्टर देने से मना कर दिया इल्तुतमिश। तो चंगेज खान जो है वो दिल्ली की तरफ नहीं बढ़ा, नहीं तो दिल्ली में भी खून खराबा हो जाता चंगेज खान के द्वारा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि चंगेज खान जो है वो अपने ऐसा हम लोग कह सकते हैं कि ये मतलब चूंकि एक राजा है तो दूसरे पे अटैक करेगा तो वहाँ के लोगों को मारेगा ही, तो बस वही चीज़ है यहाँ पर। इसने दो तरह के क्वाइन चालू किए, पहला था टंका जो कि सिल्वर का बना होता था, दूसरा था जीतल जो कॉपर का बना हुआ था। यही हम लोगों को एग्जाम में डायरेक्ट पूछेगा, टंका, सिल्वर, जीतल, कॉपर। इक्ता सिस्टम को इसने इंट्रोड्यूस किया जो कि एक एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम था। इसने चहलगामी या चालीसा को इंट्रोड्यूस किया जिसमें 40 लोग जो थे मिलकर सरकार को चलाते थे। इसी के टाइम में मिनहाज उज सिराज था जिसने तबकाते नासरी पुस्तक को लिखी थी। इसी तबकाते नासरी में विहार शब्द का इंट्रोड्यूस पहली बार किया गया है या लिखा गया है। तो कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बिहार शब्द का जो है पहला बार मेंशन कहाँ हुआ है, तो तबकाते नासरी में हुआ है, जिसके लेखक मिनहाज उज सिराज थे। और मिनहाज उज सिराज को इल्तुतमिश ने कहा था कि आप कोई पुस्तक लिखिए, अर्थात कि मिनहाज उज सिराज जो था इसी के दरबार में रहता था। फिर आती है इल्तुतमिश की बेटी रजिया का शासनकाल 1236 से लेकर 40 तक रहता है। इसने एबिशियन स्लेव यकूत को प्रेफरेंस दी, अर्थात कि यह यकूत को एक तरह से सेना नायक के तौर पर बनाई, लेकिन जो अदर लोग थे एडमिनिस्ट्रेशन में उनको ये पसंद नहीं था। एबिशियन का मतलब होता है जो इथोपिया है वहाँ के लोगों को, जो निग्रोट्स हैं उनको हम लोग एबिशियंस कहते हैं। तो एबिशियंस स्लेव था यकूत नाम का एक आदमी। रजिया के ही टाइम पीरियड पर भटिंडा का गवर्नर अल्तुनिया था, तो अल्तुनिया भी रजिया को नहीं मानेगा कि यकूत को तुमने क्यों बना दिया, तो अल्तुनिया यकूत को मार देता है, जबकि यकूत को रजिया पसंद करती थी। क्योंकि अब यकूत मारा जा चुका है तो रजिया के पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो इसने अल्तुनिया से शादी कर ली। फिर दोनों अल्तुनिया और रजिया जो है आ रहे थे भटिंडा के तरफ से दिल्ली की तरफ आ रहे थे, तो इसको कैथल में रजिया की हत्या कर दी जाती है। तो रजिया जो है मारी जाती है कैथल हरियाणा में जो है वहां पर। नेक्स्ट, रजिया का टाइम पीरियड खत्म हो जाता है। अब डायरेक्ट हम लोग गयासुद्दीन बलबन में आ जाएंगे, और बलबन का जो टाइम पीरियड है 1266 से लेकर 1287 तक रहता है। इसने आयरन एंड ब्लड पॉलिसी करके एक पॉलिसी या कॉन्सेप्ट लाया, ये हम लोगों को जानना होता है। जो चालीसा जो इल्तुतमिश लाया था उसको ये खत्म कर देता है। दीवाने अर्ज एक मिलिट्री डिपार्टमेंट की इसने स्थापना की। जिल ए इलाही का कॉन्सेप्ट ये लाया, अर्थात यह अपने आप को दैवीय शक्ति के तौर पर प्रेजेंट करता था, अल्लाह या भगवान के तौर पर ये अपने आप को दिखाता था। या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि डायरेक्ट वो ये कहता था कि वो भगवान का भेजा हुआ दूत है। इस तरह की बातें जिल ए इलाही के थ्रू वो प्रचार करता था, यानी कि अपने लोगों के सामने जो है वो एक दैवीय शक्ति के रूप में प्रेजेंट करता था। इसने पैबोस और सिजदा का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया। सिजदा का मतलब ये होता है कि जाने से पहले सुल्तान के पास आपको झुकना होगा, उसको सलाम करना होगा, सिजदा इसको कहते हैं। और पायबोश का मतलब हुआ उसके पैरों को चूमना। इसने मेवाती राजपूत को डिस्ट्रॉयड किया था। तो अभी हम लोग जानते हैं कि हरियाणा में जो मेवात या नूह जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर मैक्सिमम मुस्लिम पॉपुलेशन है, क्योंकि जो वहाँ पर राजपूत थे वो उनको डिस्ट्रॉयड किया था बलबन। तो सिंपल सी बात है, या तो वो कुछ वहाँ से भाग गए होंगे या जो बचे होंगे वो कन्वर्ट किए होंगे इस्लाम को। तो इस तरह से चीज़ें हमें देखने को मिलती है। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मेवाती राजपूत को इसने डिस्ट्रॉयड किया था। बंगाल का सरदार टुगरील था, टुगरील ने विद्रोह कर दिया बलबन के खिलाफ, तो बलबन ने इसको मार दिया। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और फाइनली जो है गुलाम वंश का अंतिम शासक शमसुद्दीन क्यूमर्स है। क्यूमर्स के बाद जलालुद्दीन खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना 1290 में की, जो कि 1320 तक रहती है। और ये भी हमें जानना है कि ये सबसे कम हो जाएगा, ये भी हम लोगों को जानना है, सबसे कम टाइम पीरियड का ये शासनकाल है। हम लोग 1206 से लेकर 1526 के बीच में 320 सालों का इतिहास पढ़ रहे हैं। तो ये भी एक क्वेश्चन बनता है कि सबसे कम और सबसे ज़्यादा कौन था। तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं, देख सकते हैं, यही चीज़ हम लोगों को अंडरस्टैंड करना होता है। तो हम लोग देख रहे हैं कि लगभग 30 सालों तक सबसे कम ये खिलजी डायनेस्टी ही रहेगी, जिसकी स्थापना जलालुद्दीन खिलजी करता है। अलाउद्दीन खिलजी फिर आता है जलालुद्दीन खिलजी के बाद। जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा और दामाद था अलाउद्दीन खिलजी। इसने सबसे पहला ये एक तरह का शासक है अलाउद्दीन खिलजी, जो कि रिलीजन और पॉलिटिक्स को अलग किया। ये भी हमें जानना है। किंगशिप नो किंगशिप,
ये कॉन्सेप्ट इसने दिया, ये बार बार पूछा जाएगा तो इसे याद करना होगा। अलाउद्दीन ने कई जगह एनेक्स किया। गुजरात को इसने 1298 में, रणथंभौर को 1301 में, मेवाड़ को 1303 में, मालवा को 1305 में, जालौर को 1311 में। मलिक कफूर इसका गुलाम था देखा जाए तो एक तरफ से, और मलिक कफूर जो है को इसने सेना नायक बनाया और दक्षिण की तरफ भेजता है। तो कई लोगों को मलिक कफूर जो है वो हराता है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि साउथ में जाने वाला कौन दिल्ली सल्तनत का सेना नायक था? तो मलिक कफूर था। उस समय यादव रूलर देवगिरी के रामचंद्र थे, इसको हराता है मलिक कफूर। दाग का मतलब है ब्रांडिंग हॉर्स, और चेहरा सोल्जर को पहचानना, अर्थात कि उसके हुलिया को देखकर पहचानना कि उसका नाक कान, इस तरह से चीज़ों को पहचान करके एक तरह से बेहतर सेना का निर्माण करना का कॉन्सेप्ट जो है ये यही लाया अलाउद्दीन खिलजी। तो पूछा जाता है दाग और चेहरा का कॉन्सेप्ट किससे रिलेटेड है? तो अलाउद्दीन खिलजी। रिवेन्यू कलेक्ट करने के लिए इसने एक ऑफिसर को नियुक्त किया जिसको मुस्तक राज के नाम से जाना जाता है। इसने हर एक कॉमोडिटीज को, अर्थात कि हर एक वस्तु का दाम फिक्स कर दिया जिससे कि बाजार सही से चलता रहे। इसने दिल्ली में 3 मार्केट बनवाए सेपरेट, एक फूड ग्रेन के लिए, एक क्लोथ के लिए, एक हॉर्स स्लेव और अदर जो कैटल्स हैं उनके लिए। और इन तीनों बाजारों को देखने के लिए ऑफिसर सहना बनाया कि फूड ग्रेन के लिए भी एक शहना नाम का ऑफिसर होगा जो देखेगा, क्लोथ के लिए भी एक शहना नाम का ऑफिसर होगा जो कि उस मार्केट को देखेगा, शहना एक ऑफिसर होगा जो हॉर्स स्लेव और कैटल वाला जो मार्केट है उसको देखेगा। ये तो इसके अंडर में चलेगा, सहना के अंडर में ये बाजार चलेगा, लेकिन बाजार सही चल रहा कि नहीं उसको चेक करने के लिए 2 ऑफिसर को इसने रखा। एक था दीवाने रियासत और एक था दीवाने मंडी। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट अलग है। सहना कौन है? तो सहना जो है इस मार्केट को चलाने वाला, कि इस मार्केट में किस तरह से काम होगा, लेकिन काम सही चल रहा है कि नहीं उसको चेक करने के लिए ऑफिसर्स को रखा गया। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट अलग अलग है, दीवाने रियासत और सहनाए मंडी। सभी वस्तुओं को ओपन मार्केट में बेचने की परंपरा थी। ओपन मार्केट का मतलब होता है सारा ए अदल में बिकती थी। अलाई दरवाजा जो कि कुतुब मीनार का एंट्रेंस गेट है, इसी ने बनवाया था। अमीर खुसरो इसके कोर्ट पोएट थे। नेक्स्ट अब तुगलक वंश आ जाता है। खुसरू खां जो था वो खिलजी वंश का अंतिम शासक था जिसको कि गाजी मलिक मार देता है, और ये गाजी मलिक ही गियासुद्दीन तुगलक के नाम से तुगलक वंश की स्थापना करता है। तो तुगलक वंश की स्थापना किसने की थी? तो गियासुद्दीन तुगलक ने की थी। और गियासुद्दीन तुगलक का असली नाम क्या था? गाजिक मली था। और इसी का जो बेटा है, गियासुद्दीन तुगलक का बेटा है, वो MBT मोहम्मद बिन तुगलक था जिसको उलुग खां के नाम से जाना जाता है। 1325 से 1351 तक यह शासन करता है। इसने 5 बड़े जो है बातें की। पहला था टैक्सेशन इन दोआब जो कि 1326 में हुआ था। 1326 में हुआ था। इसने कुछ टैक्स इंट्रोड्यूस किए दोआब के चलते, जैसे ये गंगा यमुना के दोआब की बात कर रहा है कि वहां पर टैक्सेशन लगाया। अब वाब्स टैक्स किया। घरी यानी कि घर से रिलेटेड टैक्स जिसको हाउस टैक्स कहते हैं। चराई यानी कि गाय भैंस या जो मवेशी हैं उनको चरने के लिए टैक्स इसने, तो उसको पास्चर टैक्स कहेंगे। दीवाने को ही इसने, चूंकि देखिए टैक्सेशन इन दोआब किया तो दोआब एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, एग्रीकल्चर को डेवलप करने के लिए, तो उसने एक डिपार्टमेंट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट बनाया जिसको कि दीवाने कोही कहते हैं। कोही का मतलब ही होता है खेती गृहस्थी से रिलेटेड चीज है। तो दीवाने कोही की स्थापना किसने की? तो MBT ने की। इसने 1327 में कैपिटल को ट्रांसफर किया दिल्ली से देवगिरी, और देवगिरी का नाम फिर दौलताबाद रखा इसने। इंट्रोडक्शन ऑफ टोकन करेंसी इसने किया। प्रपोज्ड खुरासान एक्सपेंडिचर इसने किया। और कराचिल एक्सपेंडेशन जो कि कुमायूं में है 1330 में किया। इबन बतूता जो मोरक्को का निवासी था इसी के शासनकाल में आया था, इसने रेहला बुक लिखी थी। फिरोज शाह तुगलक फिर आता है। फिरोज शाह तुगलक जो है जजिया को सेपरेट टैक्स बनाकर नॉन मुस्लिम लोगों पर लगाया। अब जस्ट अदर हम लोग इंफॉर्मेशन देखते हैं। देखिए ये भी एक तरह का, फिरोज शाह जो तुगलक था स्टंच एक मुस्लिम था, अर्थात कि यह मुस्लिम चीज़ों को जो परंपरा है उसको मानता था दिल और दिमाग दोनों से। तो इसने कुरान के अनुसार 4 टैक्स लगाए। पहला था खराज जिसको लैंड टैक्स कहते हैं 1/10, जकात प्रॉपर्टी टैक्स जो कि 2% है, जजिया ये केवल नॉन मुस्लिम पर होगा, मुस्लिम पर नहीं होगा, और जो अदर 3 टैक्स हैं ये मुस्लिम पर भी होगा, और ये 4 जो टैक्स है ये नॉन मुस्लिम पर होगा। खमस बूटी कैप्चर, अर्थात कि जब युद्ध में जो सैनिक धन माल लूटते थे या उनके पास जो होती थी उसको खमस टैक्स के द्वारा लिया जाता था 1/5। जैसे कि मान लीजिए कि 100 रुपए उन लोगों ने लूटे तो 1/5 का मतलब हो गया 20 रुपए सरकार को देना होगा। तो ये 4 तरह के टैक्स हैं, खराज, जकात, जजिया और खमस। इसने कैनल्स बनाए, नहरों के लिए ये जाना जाता है। हरियाणा, पंजाब और ये जो इलाका है वेस्टर्न उत्तर प्रदेश का, उसमें इन्होंने कई नहरों को बनवाया, इसीलिए इसने वाटर टैक्स लगाया। वाटर टैक्स 2 तरह के थे, हकीक ए शरब और हाशिल ए शरब, ये दोनों वाटर टैक्स हैं।
ये कई शहरों और सिटियों को बनाया, जैसे फतेहाबाद, हिसार, जौनपुर, फिरोजाबाद, इसी ने स्थापित किए थे। इसने अशोक के 2 पिलर जो कि टोपरा हरियाणा और मेरठ उत्तर प्रदेश में थे, उसको दिल्ली लाया। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। इसने दार उल सिफा नाम से हॉस्पिटल बनाया। ये हॉस्पिटल से रिलेटेड चीज़ें हैं। दीवाने खैरात का मतलब चैरिटी होता है, दान देना। तो दान देना, गरीब लोगों को दान देना, गरीब जो लड़कियां थी उनकी शादी विवाह का खर्चा उठाना, दीवाने खैरात ये डिपार्टमेंट जो था वो करता था। इसका प्राइम मिनिस्टर जो था खान ए जहां मकबूल था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सन है, क्योंकि देखिए फिरोज शाह तुगलक के टाइम पीरियड में अच्छा टाइम पीरियड माना गया था, क्योंकि इसने कैनल्स, सिटीज़ और जो अदर ये डिपार्टमेंट करके गरीब लोगों को और अदर जो पीपल्स थे उनको हेल्प की थी। तो इसके पीछे का जो आदमी था, फिरोज शाह तुगलक तो था ही, लेकिन उसको दिमाग कौन दे रहा था? उसका प्राइम मिनिस्टर दे रहा था, खान ए जहां मकबूल। तो इसका भी नाम हमें देख लेना चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग डायरेक्ट आ जाते हैं तैमूर इन्वेशन में। तैमूर इन्वेशन जो है, तैमूर यही तैमूर है जो बाबर के 5वें खानदान के व्यक्ति होंगे, अर्थात कि बाबर जो आएंगे वो 5वें खानदान में होंगे तैमूर के। 1398 में दिल्ली पर ये आगमन करते हैं और लूटपाट जो भी करना है वो लेकर जाते हैं। तैमूर द लंग के नाम से ये फेमस है। और अंतिम शासक जो है मोहम्मद शाह तुगलक, तुगलक वंश का समय था जब तैमूर ने इन्वेस्ट किया था इंडिया पर। तो ये यहाँ पर कॉन्सेप्ट है। फिर तुगलक वंश खत्म हो जाती है, चूंकि इस तरह से तैमूर के द्वारा लूटा जाता है तो फिर तुगलकों के पास कोई ऑप्शंस नहीं बचता है। तो सैयद डायनेस्टी की स्थापना खिजर खान के द्वारा कर दी जाती है 1414 में, और सैयद डायनेस्टी 1414 से 1451 तक रहती है। फिर लोधी डायनेस्टी आती है 1451 से लेकर 1526 तक। ये फर्स्ट अफगान थे। तो हम लोगों ने तीनों चीज़ देख ली हैं हम लोगों ने तीनों चीज़ देखें। और अब जो कि 712 में हमें मोहम्मद बिन कासिम के तौर पर देखने को मिल रहा है, और जो मेन जो दिल्ली सल्तनत था वो टर्किश था, तुर्क वाले लोगों के हाथ में था। लेकिन जो लास्ट डायनेस्टी थी तुगलक डायनेस्टी, ये अफगान रूलर्स हैं, अर्थात कि अफगान वाले थे। लोधी जो थे अफगान वाले थे। तो 1451 से लेकर 1526 तक लोधी डायनेस्टी रहती है। बहलोल लोधी 1451 से ये 1488 तक ये रहता है। और एक चीज़ और हम लोगों को जान लेना होगा, ये जो तुगलक डायनेस्टी है अपना, हम लोगों ने देखा कि टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग सबसे कम किसका रहा है? खिलजी का रहा। सबसे ज़्यादा इसका रहेगा, सबसे ज़्यादा दिनों तक किसने शासन किया था? तो तुगलक डायनेस्टी ने किया था। ये हम लोग देख सकते हैं। अब लोधी डायनेस्टी में 3 ही लोग आते हैं। एक बहलोल लोधी जो कि स्थापना करता है लोधी वंश का, दूसरा है सिकंदर लोधी जिसका टाइम पीरियड ये है, इसने आगरा शहर को 1504 में बसाया था। और ये भी एक तरह का स्टंच मुस्लिम था सिकंदर लोधी भी, अर्थात कि इसको मज़ा आता था जो नॉन मुस्लिम चीज़ें हैं उसको डिस्ट्रॉयड करने में। जैसे कि इसने नगरकोट जो हिमाचल प्रदेश में ज्वालामुखी टेम्पल है, मैंने इस पर शॉर्ट वीडियो भी बनाया है, उसको तोड़वाया। मथुरा के जो मंदिर थे उसको तोड़वाया। सिकंदर लोधी ने ही ये सब काम किया था। यह गुलरुखी नाम से, अपना नाम इसने गुलरुखी रख लिया था, और यह इसी नाम से पर्शियन पोयम लिखा करता था। और फाइनली इब्राहिम लोधी जो थे 1517 से लेकर 26 तक, ये बैटल ऑफ फर्स्ट पानीपत में बाबर के द्वारा हार जाते हैं, और यहीं पर दिल्ली सल्तनत की समापन हो जाती है 1526 में, और 1526 से मुगल वंश की स्थापना हो जाती है। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मुगल वंश की देखेंगे। आई होप सो कि ये वीडियो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग लगा होगा। तो आप इस वीडियो को देखने के बाद बताइए कि क्या इस तरह के वीडियोस बनाने चाहिए हमें। और एक चीज़ यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, जैसे लोधी डायनेस्टी का जो बहलोल लोधी है, देखिए 51 से लेकर 88 का मतलब हो गया लगभग 37-38 ईयर ये शासन करता है। तो सबसे ज़्यादा शासन करने वाला जो शासक है दिल्ली सल्तनत में वो बहलोल लोधी ही है। ये भी एक कॉन्सेप्ट हम लोग जान सकते हैं। और यदि सिकंदर लोधी की बात करें तो इधर से हम लोग मान लेते हैं 11 और 17, तो ये कितना हो गया 7, 8, 2, यानी कि ये लगभग 28 सालों तक किया था। तो सबसे ज़्यादा बहलोल लोधी जो है वो पूरे दिल्ली सल्तनत में राज करते हैं। हमने देखा 1206 से लेकर 1526 तक के 320 सालों का इतिहास देखा, जो कि 5 राजवंशों में बटा हुआ था। पहला गुलाम वंश था, दूसरा खिलजी वंश था, तीसरा तुगलक था, चौथा सैयद था और 5वां लोधी था। अब हम लोग जो अदर इन्फॉर्मेशन है इससे रिलेटेड कुछ छोटे छोटे जैसे एडमिनिस्ट्रेशन वाला वो देख लेंगे, वो बहुत ही छोटा में हो जाएगा, लेकिन फाइनल जो था ये हमारा दिल्ली सल्तनत का इन्फॉर्मेशन था। सो थैंक्स एंड टेक केयर। स्टडी करते रहिए आप लोग।